तुम्हारे पास एक सपना है, एक स्टार्टअप शुरू करने का, एक नया करियर बनाने का, या बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, गोल्स लिखते हो, विजन बोर्ड्स बनाते हो, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। और यहां सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोग जिसे स्ट्रैटेजी कहते हैं वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन है जिसका कोई रियल मीनिंग नहीं है। आज मैं तुम्हें रिचर्ड रमिल्ट की किताब गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि असली स्ट्रैटेजी क्या होती है और क्यों तुम्हारी अब तक की सारी प्लानिंग शायद बेकार रही है। ये कोई बोरिंग बिजनेस बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हर उस इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में, अपने करियर में या अपने ड्रीम्स में स्टक फील कर रहा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो रमिल्ट ने अपनी किताब में शेयर की थी। 2000s की शुरुआत में एक बड़ी अमेरिकन कंपनी थी जो स्ट्रगल कर रही थी। उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग में सीईओ ने पूछा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? और टीम ने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी। हम कस्टमर फोकस्ड बनेंगे, हम इनोवेशन में लीड करेंगे, हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करेंगे और हम शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, सबने क्लैप किया। लेकिन रमिल्ट, जो कंसल्टेंट के रूप में वहां थे, उन्होंने पूछा, ये सब तो अच्छा है, लेकिन आप ये कैसे करेंगे? आपके कंपटीटर्स भी यही कहते हैं। आपकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है जो आपको अलग बनाती है? और रूम में सन्नाटा हो गया, क्योंकि किसी के पास आंसर नहीं था। यही है बैड स्ट्रैटेजी। अच्छे वर्ड्स, इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन, लेकिन कोई रियल सब्सटेंस नहीं। रमिल्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में बैड स्ट्रैटेजी की एपिडेमिक है। कंपनीज के सीईओ से लेकर गवर्नमेंट लीडर्स तक, स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से लेकर इंडिविजुअल्स तक, सब बैड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वंडर कर रहे हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग ये समझते ही नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजी बैड है। उन्हें लगता है कि बस उन्हें हार्डर वर्क करना है, मोर मोटिवेशन चाहिए, बेटर एग्जीक्यूशन चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ही गलत है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी मोटिवेटेड हो जाओ, तुम उसी डायरेक्शन में तेज भागोगे जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तो पहले समझते हैं कि बैड स्ट्रैटेजी क्या होती है। रमिल्ट ने 4 मेजर हॉलमार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं बैड स्ट्रैटेजी के। पहला है फ्लफ, यानी ऐसे वर्ड्स यूज करना जो इंप्रेसिव लगते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। जैसे हम सिनर्जी क्रिएट करेंगे, हम पैराडाइम शिफ्ट लाएंगे, हम डिसरप्टिव इनोवेशन करेंगे। ये सब बज़ वर्ड्स हैं जो एक्चुअल मीनिंग से खाली हैं। जब कोई लीडर ये सब बोलता है तो लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहा है अपनी लैक ऑफ रियल थिंकिंग को छुपाने के लिए। दूसरा हॉलमार्क है फेलियर टू फेस द चैलेंज, यानी असली प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करना है। रमिल्ट ने एक एग्जाम्पल दिया था एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट का जो एकेडमिकली पीछे था। उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान में लिखा था, हम एक्सीलेंस अचीव करेंगे, हम हर स्टूडेंट को सक्सीड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्या टीचर्स पुअरली ट्रेन्ड हैं? क्या करिकुलम आउटडेटेड है? क्या स्टूडेंट्स को बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिल रहे? जब तुम असली चैलेंज को फेस नहीं करते तो तुम मीनिंगफुल सोल्यूशन भी नहीं बना सकते। तीसरा हॉलमार्क है मिस्टेकिंग गोल्स फॉर स्ट्रैटेजी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एम्बिशियस गोल सेट कर दिया, अगले साल रेवेन्यू डबल करेंगे, टॉप पोजीशन अचीव करेंगे, बेस्ट बनेंगे, तो यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन गोल और स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। गोल बताता है कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, स्ट्रैटेजी बताती है कि तुम वहां कैसे पहुंचोगे। बिना कैसे के गोल सिर्फ एक विश है। मुझे अपनी कॉलेज की एक याद आती है। हमारी क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था और हमने प्लानिंग मीटिंग की। सबने बड़े बड़े आइडियाज दिए, हम बेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इनोवेटिव अप्रोच लेंगे, हम प्रोफेसर को इम्प्रेस करेंगे। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब एक्चुअली काम शुरू हुआ तो कोई नहीं जानता था कि करना क्या है, क्योंकि हमने गोल्स तो सेट किए थे लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। आखिर में हमने लास्ट मोमेंट में रश किया और मीडियोकर रिजल्ट आया। यही होता है बैड स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत एंथुसियाज्म लेकिन नो डायरेक्शन। अब बात करते हैं गुड स्ट्रैटेजी की। रमिल्ट कहते हैं कि गुड स्ट्रैटेजी के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें वो कर्नल कहते हैं। पहला है डायग्नोसिस, यानी सिचुएशन को डीपली एनालाइज करना और ये समझना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तुम्हें सरफेस लेवल से नीचे जाना पड़ता है। तुम्हें पूछना पड़ता है असली चैलेंज क्या है, क्यों चीजें वैसी हैं जैसी हैं, क्या अंडरलाइंग पैटर्न्स हैं। रमिल्ट ने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया था। जब जॉब्स 1997 में एप्पल में वापस आए थे तो कंपनी मरने के कगार पे थी। बहुत से एडवाइजर्स कह रहे थे कि डाइवर्सिफाई करो, हर मार्केट सेगमेंट में प्रोडक्ट डालो। लेकिन जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने डायग्नोसिस की। उन्होंने समझा कि एप्पल की असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनके पास इनफ प्रोडक्ट्स नहीं है।
उनके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पेरिफेरल्स। असली प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी प्रोडक्ट ट्रूली ग्रेट नहीं था। एप्पल अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज इतनी चीजों में स्प्रेड कर रही थी कि कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। यही थी जॉब्स की ब्रिलियंट डायग्नोसिस। दूसरा कंपोनेंट है गाइडिंग पॉलिसी। डायग्नोसिस के बाद तुम्हें एक ओवरऑल अप्रोच डिफाइन करनी पड़ती है कि तुम इस चैलेंज को कैसे टैकल करोगे। ये एक जनरल डायरेक्शन होती है, एक फ्रेमवर्क होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जॉब्स की गाइडिंग पॉलिसी थी रेडिकल सिंप्लीफिकेशन। उन्होंने डिसाइड किया कि एप्पल सिर्फ फ्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी, लेकिन हर प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होगा। उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और बाकी पर पूरी एनर्जी फोकस की। ये बहुत रिस्की डिसीजन था, लेकिन यही उनकी गाइडिंग पॉलिसी थी। तीसरा कंपोनेंट है कोहेरेंट एक्शंस, यानी कॉन्क्रीट स्टेप्स जो तुम लोगे अपनी गाइडिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये वो स्पेसिफिक डिसीजंस हैं, वो रिसोर्स एलोकेशंस हैं, वो इनिशिएटिव्स हैं जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई किया, सिर्फ 4 कैटेगरीज रखी। उन्होंने डिजाइन पर मैसिव फोकस किया। उन्होंने मार्केटिंग को कंप्लीटली रिवैम्प किया। हर एक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। यही है कोहेरेंस, जब तुम्हारी सारी एक्शंस अलाइंड हो एक कॉमन पर्पस के साथ। और रिजल्ट, एप्पल सिर्फ सरवाइव नहीं की, वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। यही है गुड स्ट्रैटेजी की पावर। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए काम नहीं की क्योंकि जॉब्स जीनियस थे। ये इसलिए काम की क्योंकि इसमें गुड स्ट्रैटेजी के सारे एलिमेंट्स थे: क्लियर डायग्नोसिस, गाइडिंग पॉलिसी और कोहेरेंट एक्शंस। अब सोचो तुम्हारी लाइफ के बारे में। क्या तुमने अपनी सिचुएशन की डायग्नोसिस की है? तुम जहां हो वहां क्यों हो? तुम्हारी असली चैलेंजेस क्या है? और मैं सिर्फ सरफेस लेवल की बात नहीं कर रहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं डीपर लेवल की बात कर रहा हूं। क्यों तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या स्किल्स मिसिंग है? क्या कनेक्शंस मिसिंग है? क्या माइंडसेट इश्यूज है? जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। रूमल्ट की किताब में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे सोर्सेज ऑफ पावर कहते हैं, यानी वो चीजें जो तुम्हें एडवांटेज देती हैं। और यहां बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। पहला सोर्स है लेवरेज, यानी अपने रिसोर्सेज को ऐसी जगह फोकस करना जहां वो मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करें। रूमल्ट ने एक मिलिट्री एग्जाम्पल दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब एलाइज ने नॉर्मैंडी इन्वेजन प्लान किया, तो उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया। जर्मन्स की फोर्सेस पूरी कोस्ट लाइन पर स्प्रेड थीं, तो लोकली उस स्पेसिफिक पॉइंट पर एलाइज के पास ओवरवेलमिंग एडवांटेज था, भले ही ओवरऑल जर्मन्स के पास ज्यादा ट्रूप्स थे। यही है लेवरेज, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऐसी जगह अप्लाई करना जहां मैक्सिमम डिफरेंस बने। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें चूज करना पड़ता है कहां फोकस करोगे, कहां तुम्हारी एफर्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर देते हैं बहुत सारी चीजों में, और फिर कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं होती। गुड स्ट्रैटेजी कहती है फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेवरेज क्रिएट करो। दूसरा सोर्स है प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी नियर टर्म टारगेट्स जो अचीवेबल हो और जो तुम्हें मोमेंटम दे। रूमल्ट कहते हैं कि बहुत एम्बिशियस लॉन्ग टर्म गोल्स तो अच्छे हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए तुम्हें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स चाहिए जो तुम एक्चुअली अभी अचीव कर सको। और ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए कि उन्हें अचीव करने से अगला स्टेप ईजियर हो जाए। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही और पावरफुल किताबों की विजडम तुम तक पहुंच सके। हर किताब एक नया लेंस देती है लाइफ को देखने का। रूमल्ट ने एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल दिया था जो एक नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। बड़ा गोल तो था मार्केट लीडर बनना, लेकिन उसकी प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव थी कि पहले 3 महीने में 5 पेइंग कस्टमर्स पाना जो एक्टिवली प्रोडक्ट यूज करे और फीडबैक दे। ये अचीवेबल था, मेजरेबल था, और इससे उसे वैल्यूएबल लर्निंग मिलती जो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए गाइड करती। यही है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, हर स्टेप से सीखना और अडेप्ट करना।
तीसरा सोर्स है डिजाइन, यानी अपनी एक्शंस को ऐसे डिजाइन करना कि वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करें। रूमल्ट ने वॉलमार्ट का फैसिनेटिंग एनालिसिस किया था। वॉलमार्ट की सक्सेस सिर्फ लो प्राइसेस की वजह से नहीं थी, ये उनके पूरे सिस्टम की डिजाइन की वजह से थी। उन्होंने छोटे टाउन्स में स्टोर्स खोले जहां कंपटीशन कम था। उन्होंने एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया। उन्होंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया। उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट किए। हर एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। यही है गुड डिजाइन, जब सारे पीसेस परफेक्टली फिट होते हैं। तुम अपनी लाइफ में ये कैसे अप्लाई कर सकते हो? सोचो कि तुम्हारे डिफरेंट एक्टिविटीज एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो तुम कोडिंग सीख रहे हो, साथ ही तुम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये तुम्हें प्रैक्टिस देता है और पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। तुम टेक कम्युनिटीज में एक्टिव हो सकते हो, ये नेटवर्किंग करता है और लेटेस्ट ट्रेंड सीखने में हेल्प करता है। तुम ब्लॉग लिख सकते हो अपनी लर्निंग्स के बारे में, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है और ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करता है। देखो कैसे हर एक्टिविटी दूसरी को रीइंफोर्स कर रही है। यही है स्ट्रेटेजिक डिजाइन। चौथा सोर्स है फोकस। रमिल्ट बार बार एम्फसाइज करते हैं कि फोकस गुड स्ट्रैटेजी का हार्ट है। तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम क्या करोगे और इक्वली इंपॉर्टेंट क्या नहीं करोगे। ये टफ है क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगती है, हर पाथ प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन जब तुम सब कुछ चेस करते हो तो तुम कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं पकड़ पाते। रमिल्ट ने एक पावरफुल फ्रेज यूज किया है, स्ट्रैटेजी इज एज मच अबाउट व्हाट नॉट टू डू एज इट इज अबाउट व्हाट टू डू। यानी स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करना भी है कि तुम क्या रिजेक्ट करोगे। एप्पल ने एंटरप्राइज मार्केट को डेलिबरेटली इग्नोर किया कई सालों तक क्योंकि वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस पर फोकस करना चाहते थे। ये कॉन्शियस चॉइस था और इसी फोकस ने उन्हें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक्सीलेंस अचीव करने दी। मुझे अपने एक फ्रेंड की याद आती है जो मल्टी टैलेंटेड था। वो कोडिंग भी कर सकता था, डिजाइन भी कर सकता था, कंटेंट राइटिंग भी कर सकता था, मार्केटिंग भी समझता था और वो सोचता था कि ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कहीं भी ट्रूली एक्सीलेंट नहीं था। वो हर फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा लेता था, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और रिजल्ट वो मीडियोकर वर्क कर रहा था सब जगह, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस था और कहीं भी रियल एक्सपर्टीज बिल्ड नहीं कर पा रहा था। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइन पर फोकस करेगा। उसने कोडिंग और राइटिंग के प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करने शुरू किए। इनिशियली डर लगा कि इनकम कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो डिजाइन में बेटर होता गया, उसके रेट्स बढ़े, उसकी रेपुटेशन बनी और अल्टीमेटली उसकी इनकम भी ज्यादा हुई और सेटिस्फैक्शन भी। यही है फोकस की पावर। पांचवा सोर्स है यूजिंग एडवांटेज। रमिल्ट कहते हैं कि गुड स्ट्रैटेजी अपने एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करती है और उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, मे बी स्पेसिफिक स्किल्स, मे बी सर्टेन रिलेशनशिप्स, मे बी पर्टिकुलर नॉलेज, मे बी जियोग्राफिकल लोकेशन। बैड स्ट्रैटेजी इन एडवांटेजेस को इग्नोर कर देती है और जेनेरिक अप्रोच लेती है। गुड स्ट्रैटेजी पूछती है मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है और मैं उन्हें कैसे लेवरेज कर सकता हूं। रमिल्ट मिक्स साउथवेस्ट एयरलाइंस का ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया था। जब वो शुरू हुई तो एविएशन इंडस्ट्री में जायंट्स थे जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। साउथवेस्ट का एडवांटेज क्या था? उन्होंने रियलाइज किया कि वो टेक्सास में बेस्ड थी और टेक्सास में बहुत से छोटे सिटीज थे जो पुअरली कनेक्टेड थे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी इसी अराउंड बिल्ड की, शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, क्विक टर्न अराउंड्स। उन्होंने अपनी ऑपरेशंस को इसी के लिए ऑप्टिमाइज किया। उनकी एडवांटेज ये नहीं थी कि उनके पास बेटर प्लेन्स थे या ज्यादा मनी था। उनकी एडवांटेज थी अनसर्व मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और उसे सर्व करने की फोकस्ड अप्रोच। अब सोचो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी यूनिक एडवांटेजेस क्या है? शायद तुम पर्टिकुलर लैंग्वेज अच्छे से बोलते हो, शायद तुम्हें स्पेसिफिक इंडस्ट्री की इनसाइड नॉलेज है, शायद तुम्हारे पास सर्टेन कॉन्टैक्ट्स हैं, शायद तुम पर्टिकुलर सिटी में रहते हो जहां सर्टेन अपॉर्चुनिटीज है। इन एडवांटेजेस को इग्नोर मत करो, इन्हें अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाओ। रमिल्ट की किताब में एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, द क्रक्स, यानी वो 1 और 2 क्रिटिकल इश्यूज जिन्हें सॉल्व करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, लेकिन यूजुअली 1 या 2 ऐसी होती हैं जो रियली मैटर करती हैं। अगर तुम उन्हें सॉल्व कर लो तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाती हैं या उतनी मैटर नहीं करती। गुड स्ट्रैटेजी इस क्रक्स को आइडेंटिफाई करती है और उस पर अटैक करती है। रमिल्ट ने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया था जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग था। पहली नजर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एनरोलमेंट कम थी, फैसिलिटीज आउटडेटेड थी, फैकल्टी मोराल लो था, कंपटीशन बढ़ रही थी।
एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको साइमल्टेनियसली एड्रेस करने की कोशिश की। थोड़ा मार्केटिंग बजट बढ़ाया, थोड़ा रेनोवेशन किया, थोड़ा सैलरीज बढ़ाई, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने डीपर एनालिसिस की और रियलाइज किया कि क्रक्स ये था, उनके पास कोई डिस्टिंक्टिव प्रोग्राम नहीं था जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करे। तो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी एक स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्ट की जहां उनके पास पोटेंशियल था, एनवायरमेंटल स्टडीज। उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम बिल्ड किया उस एरिया में, और जैसे ही वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगी। एनरोलमेंट बढ़ी, रेवेन्यू आया, फैकल्टी मोराल इंप्रूव हुआ, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बनी। यही है क्रक्स को आइडेंटिफाई करने और उस पर फोकस करने की पावर। तुम्हारी लाइफ में क्रक्स क्या है? क्या वो वन थिंग है जो अगर सॉल्व हो जाए तो बाकी चीजें सिग्निफिकेंटली इजियर हो जाएंगी? शायद तुम्हारे लिए ये कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना है, शायद ये किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फिक्स करना है, शायद ये अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। जब तक तुम इस क्रक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उस पर लेजर फोकस नहीं करोगे, तुम बहुत सारी एक्टिविटीज में बिजी रहोगे, लेकिन रियल प्रोग्रेस नहीं होगी। रूमेल्ट की किताब का एक और पावरफुल मैसेज है, गुड स्ट्रैटेजी ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग डिफिकल्ट चॉइसेस और एक्सेप्टिंग ट्रेड ऑफ्स। बैड स्ट्रैटेजी ये प्रिटेंड करती है कि तुम सब कुछ हो सकते हो, सबको खुश कर सकते हो, हर डायरेक्शन में जा सकते हो। गुड स्ट्रैटेजी एक्नॉलेज करती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ट्रेड ऑफ्स इनएविटेबल है और टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं। रूमेल्ट ने आइकिया का फैसिनेटिंग केस स्टडी किया था। आइकिया ने डिलिबरेटली चूज किया कि वो लो कॉस्ट फर्नीचर बनाएंगे। इसका मतलब था कि वो प्रीमियम सेगमेंट को छोड़ रहे थे। उन्होंने फ्लैट पैक फॉर्मेट चूज किया, जिसका मतलब था कि कस्टमर्स को खुद असेंबल करना पड़ेगा। ये इनकन्वीनियंस था। उन्होंने सेल्फ सर्विस मॉडल चूज किया, कोई सेल्स पर्सन नहीं जो तुम्हारी मदद करे। हर चॉइस में ट्रेड ऑफ था, लेकिन यही चॉइसेस उनकी स्ट्रैटेजी को कोहेरेंट बनाती थी। हर डिसीजन दूसरे को रीइंफोर्स करता था और ओवरऑल लो कॉस्ट पोजीशन को सपोर्ट करता था। अब सोचो तुम्हारी लाइफ में, क्या तुम डिफिकल्ट चॉइसेस से भाग रहे हो? क्या तुम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा? गुड स्ट्रैटेजी कहती है चूज करो, ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करो, कुछ चीजों को डिलिबरेटली छोड़ो ताकि बाकी चीजों में एक्सेल कर सको। रूमेल्ट ने एक और क्रिटिकल पॉइंट बनाया है, गुड स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। सिचुएशन बदलती है, कंपटीशन बदलता है, अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं। एक स्ट्रैटेजी जो आज काम कर रही है वो कल ऑब्सोलीट हो सकती है। इसलिए तुम्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली लर्निंग करनी पड़ती है और अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सटल डिफरेंस है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम हर हफ्ते अपनी डायरेक्शन बदल दो। कोर स्ट्रैटेजी रिलेटिवली स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन टैक्टिक्स इवॉल्व हो सकते हैं। रूमेल्ट ने एक पावरफुल डिस्टिंक्शन दी है स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बीच। स्ट्रैटेजी तुम्हारी ओवरऑल अप्रोच है, तुम्हारा गाइडिंग फिलॉसफी है। टैक्टिक्स वो स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो तुम डे टू डे लेते हो। टैक्टिक्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी को बार बार बदलना केओस क्रिएट करता है। मुझे अपने स्टार्टअप के इनिशियल डेज की याद आती है। हमने डिसाइड किया था कि हम B2B सॉफ्टवेयर बनाएंगे स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ये हमारी कोर स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हमने बहुत सारे टैक्टिक्स ट्राई किए, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स, डिफरेंट फीचर सेट्स। कुछ काम किए, कुछ नहीं। हमने जो काम किए उन्हें डबल डाउन कर दिया, जो नहीं किए उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमारी कोर स्ट्रैटेजी सेम रही, B2B स्मॉल बिजनेसेस। अगर हम हर 2 महीने में ये बदलते, कभी B2C, कभी एंटरप्राइज, कभी कंज्यूमर ऐप, तो हम कहीं नहीं पहुंचते। यही है स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का स्मार्ट बैलेंस। रूमेल्ट की किताब का एक और फैसिनेटिंग पार्ट है जहां वो इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स की टेंडेंसी स्टेटस क्वो में रहने की। चेंज करना हार्ड है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन गुड स्ट्रैटेजी ऑफन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट चेंज। और यहाँ लीडरशिप की बड़ी रोल आती है, अपनी खुद की इनर्शिया को ओवरकम करना और दूसरों को भी चेंज के लिए मोटिवेट करना। रूमेल्ट ने बताया कि इनर्शिया 3 लेवल्स पर होती है। पहली है रूटीन इनर्शिया, हम जो करते आए हैं वो करते रहते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल है। दूसरी है कल्चरल इनर्शिया, यहाँ ऐसे ही होता है मेंटालिटी। तीसरी है प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव्स इनर्शिया, हम उन्हीं गोल्स को चेज करते रहते हैं जो हमने पहले सेट किए थे, भले ही वो अब रेलेवेंट ना हो। अपनी लाइफ में देखो, कहाँ तुम इनर्शिया का शिकार हो? क्या तुम वही करियर पाथ फॉलो कर रहे हो जो तुमने कॉलेज में डिसाइड किया था, भले ही अब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है? क्या तुम वही हैबिट्स फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं? गुड स्ट्रैटेजी कहती है इनर्शिया को रिकॉग्नाइज करो और कॉन्शियसली उसे ब्रेक करो। अब बात करते हैं कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में गुड स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप कर सकते हो। पहला स्टेप है ऑनेस्ट डायग्नोसिस,
बैठो और सीरियसली एनालाइज करो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, तुम्हारे थ्रेट्स क्या है। और यहाँ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने आप को फूल मत करो अच्छी अच्छी बातें सोचकर। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई योर क्रक्स। सारी चैलेंजेस में से वो 1 और 2 क्रिटिकल इश्यूज क्या है जो रियली मैटर करती हैं, उन पर फोकस करो। तीसरा स्टेप है डेवलप योर गाइडिंग पॉलिसी। तुम इस क्रक्स को कैसे एड्रेस करोगे, तुम्हारी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी। ये स्पेसिफिक एक्शन प्लान नहीं है, ये एक जनरल डायरेक्शन है। चौथा स्टेप है डिजाइन कोहेरेंट एक्शंस। अब कॉन्क्रीट स्टेप्स प्लान करो और सुनिश्चित करो कि ये एक्शंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कॉन्ट्रडिक्ट ना करते हो। पांचवा स्टेप है क्रिएट प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव्स। नियर टर्म टारगेट सेट करो जो अचीवेबल हो और मोमेंटम दे। छठा स्टेप है फोकस और लेवरेज क्रिएट करो। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को वहां कॉन्सेंट्रेट करो जहां मैक्सिमम इंपैक्ट हो। सातवां स्टेप है रेगुलरली रिव्यू एंड अडेप्ट। हर कुछ महीने में अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करो, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या सिचुएशन बदली है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। रूमेल्ट की किताब ने मुझे पर्सनली बहुत इंपैक्ट किया था। जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी सारी बैड स्ट्रैटेजी बना रहा था अपनी लाइफ में। मैं बड़े बड़े गोल सेट करता था, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ता था, लेकिन एक्चुअल स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। मेरे पास डायग्नोसिस नहीं थी, गाइडिंग पॉलिसी नहीं थी, कोहेरेंट एक्शंस नहीं थे। मैं बस रैंडमली कोशिश कर रहा था डिफरेंट चीजें और वंडर कर रहा था कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। फिर मैंने रूमेल्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने शुरू किए। मैंने ऑनेस्टली डायग्नोज किया मेरी सिचुएशन को। मैंने आइडेंटिफाई किया मेरी क्रक्स। मेरे पास वैल्यूएबल स्किल्स नहीं थे जो मार्केट में डिमांड में हो। मेरी गाइडिंग पॉलिसी बनी डेप्थ डेवलप करना एक स्पेसिफिक वैल्यूएबल स्किल में। मेरे कोहेरेंट एक्शंस थे उस स्किल को सिस्टमैटिकली सीखना, प्रोजेक्ट्स करके प्रैक्टिस करना, पोर्टफोलियो बिल्ड करना, रेलेवेंट कम्युनिटीज में एक्टिव होना। मेरे प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव्स थे हर महीने एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, हर क्वार्टर में कुछ पेड वर्क लैंड करना। और स्लोली चीजें बदलने लगी क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ विशेस नहीं थी, मेरे पास स्ट्रैटेजी थी। और यही डिफरेंस है विशफुल थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बीच। दोनों में होप है, दोनों में एम्बिशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में क्लैरिटी भी है, फोकस भी है और कॉन्क्रीट पाथ भी है। रूमेल्ट की किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, गुड स्ट्रैटेजी बनाना हार्ड वर्क है। ये बड़े बड़े वर्ड्स लिखना नहीं है, ये डीप थिंकिंग है, हार्ड चॉइसेस लेना है, अनकंफर्टेबल ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करना है। लेकिन यही वो चीज है जो एक्चुअली रिजल्ट्स देती है। बैड स्ट्रैटेजी इजी है, इंप्रेसिव प्रेजेंटेशंस, मोटिवेशनल स्पीचेस, एम्बिशियस गोल्स। गुड स्ट्रैटेजी टफ है, ऑनेस्ट डायग्नोसिस, डिफिकल्ट डिसीजंस, फोकस्ड एग्जीक्यूशन। और यहां एक और क्रिटिकल पॉइंट है जो रूमेल्ट एम्फसाइज करते हैं, गुड स्ट्रैटेजी के लिए करेज चाहिए। करेज ये कहने का कि हम ये नहीं करेंगे, करेज किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को कमिट करने का, करेज शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट करने का लॉन्ग टर्म गेन के लिए, करेज स्टेटस को चैलेंज करने का, करेज अनपॉपुलर डिसीजंस लेने का। सोचो उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। स्टीव जॉब्स ने करेज दिखाया जब उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स को कट किया। जेफ बेजोस ने करेज दिखाया जब उन्होंने इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिट्स की बजाय ग्रोथ पर फोकस किया। इलॉन मस्क ने करेज दिखाया जब उन्होंने अपनी सारी वेल्थ टेस्ला और स्पेसएक्स में इन्वेस्ट की। गुड स्ट्रैटेजी के पीछे हमेशा करेज होती है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम में करेज है अपनी लाइफ के लिए गुड स्ट्रैटेजी बनाने का? क्या तुम रेडी हो ऑनेस्ट होने के लिए अपनी करंट सिचुएशन के बारे में? क्या तुम विलिंग हो टफ चॉइसेस लेने के लिए? क्या तुम प्रिपेयर्ड हो फोकस्ड होने के लिए, कुछ चीजों को डिलिबरेटली छोड़ने के लिए? रूमेल्ट की गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लेंस है लाइफ को देखने का। ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे सोचो स्ट्रेटेजिकली, कैसे एनालाइज करो सिचुएशंस को, कैसे डिजाइन करो इफेक्टिव प्लान्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तुम्हें बचाती है बैड स्ट्रैटेजी के ट्रैप से, वो ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। तो आज से, अभी से अपनी लाइफ को स्ट्रेटेजिकली देखना शुरू करो, फ्लफ को एलिमिनेट करो, वो बड़े बड़े वर्ड्स जो कुछ कहते नहीं। अपनी चैलेंजेस को ऑनेस्टली फेस करो, गोल्स को स्ट्रैटेजी मत समझो, पूछो कि कैसे। कोहेरेंट एक्शंस डिजाइन करो, फोकस क्रिएट करो, लेवरेज बिल्ड करो, प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव सेट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करेज रखो। करेज अपनी डायग्नोसिस पर स्टैंड लेने का, करेज टफ चॉइसेस लेने का, करेज अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का। यही है गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी का सार।
यही है वो विजडम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ एक लॉन्ग गेम है, और जो लोग इस गेम को स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं, वो लोग जो बस रिएक्ट करते रहते हैं या विशफुल थिंकिंग करते रहते हैं, उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक बनो, थॉटफुल बनो, फोकस्ड बनो, और देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है।